आइए बात करूं मैं आपका आज एक्सरसाइज 2 का नेक्स्ट पार्ट 6। इसमें मैं बताऊं, कल मैंने आपको समाप्त किया था परागण क्रिया में पर परागण की संपूर्ण अनुकूलताएं के साथ साथ जैविक और अजैविक माध्यम, इसके साथ साथ प्रकार। लेकिन पर परागण में कुछ महत्व क्या है पर परागण के, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। वही ना, कोई क्रिया, जो भी क्रिया होती है उसका कुछ न कुछ महत्व होता है। इस पर परागण के महत्व में भी देखा जाता है, कुछ लाभ है कुछ हानि है। लाभ यानी कि आप कह सकते हैं एडवांटेजेस। क्या क्या लाभ है? सबसे बेहतरीन यानी पहला जो लाभ है, सबसे अच्छा लाभ, पर परागण के फलस्वरूप जो नई संतति की उत्पत्ति होती है उसमें संकरोज अर्थात हाइब्रिड विगर, इसका विकास होता है। यानी अलग अलग लक्षणों के मिलने से नई संतति की जो उत्पत्ति होती है, जिसको हम लोग संकर हाइब्रिड कहते हैं, इसका उत्पत्ति किससे प्राप्त होता है? क्रॉस पॉलिनेशन से। ये भी सबसे बड़ा लाभ है। दूसरा चीज, जब संकरोज यानी कि विभिन्नता की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि इस तरह के परागण के फलस्वरूप नए पादप की जाति यानी विभिन्नता को प्रदर्शित करती है, नई किस्म का विकास होता है जिसको वैरायटी कहते हैं, विकास की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ आनुवांशिक पुनर्योजन, दो अलग अलग जनक के गुणों का मिश्रण, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये भी इसी में दिखने को मिलता है क्रॉस पॉलिनेशन में। इतने सारे महत्व लाभ के रूप में देखा जाता है। लाभ जहां है वहां हानि भी होता है। सिक्का के दो पहलू होते हैं, जहां लाभ है वहां हानि भी होता है। आइए इसमें हानि किस तरह का आप देखते हैं, डिसएडवांटेजेस। सबसे बड़ा हानि के रूप में आप कह सकते हैं कि पर परागण के फलस्वरूप शुद्धता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, यानी प्यूरिटी यहाँ पे नहीं रहता है, जिसको आप शुद्धता कहते हैं, ये समाप्त हो जाता है। दूसरा चीज आप कह सकते हैं, इसमें परागकण पॉलन ग्रेन्स, इसकी बर्बादी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इस तरह की क्रिया में परागकणों का स्थानांतरण एक स्थान दूसरे स्थान पर होता है और दूर दूर, इसलिए परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स की बर्बादी बहुत ज्यादा होती है। तीसरा, बिना माध्यम का ये परागण क्रिया नहीं संभव है, यानी कि इसमें माध्यम की आवश्यकता, माध्यम पर निर्भर रहता है, चाहे माध्यम के रूप में जल हो, हवा हो, कीट हो, चमगादड़ हो, जीव जंतु कोई भी हो, किसी न किसी माध्यम पर निर्भर करता है। ये भी इसका ड्रॉबैक है क्रॉस पॉलिनेशन का। कहने का मतलब, इस तरह की हानियां और इस तरह का आपका फायदा, दोनों चीज मिलाकर आप कहते हैं पर परागण के महत्व। परागण की क्रिया के बाद मुझे ये देखना है कि परागकण जिस पर जाता है यानी स्त्री केसर पर, क्या उसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि बिना उसके अनुमति का अंकुरन परागकण की संभावना नहीं होती है। इसी को एक टॉपिक में मैंने बताया है, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। खास करके मैं इसमें बताना चाहता हूँ, जब परागकण स्त्री केसर पर आता तो अंकुरित होकर के बीजांड के अंदर प्रवेश करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को एक नाम दिया गया, पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। इसमें देखा जाता है कि परागकण दो सिचुएशन हो सकता है, या तो स्त्री केसर पर पहुंचेगा, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर, या तो इस पर पहुंचेगा या तो इस पर नहीं पहुंचेगा। अगर स्त्री केसर पर पहुंच रहा है तो उसका दो स्टेज बनता है, परागकण का स्त्री केसर पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना, इसके बाद दो स्टेज। अगर इसके अनुकूल है तो वर्तिकाग्र इसी के अनुकूल होने के कारण परागकणों को अंकुरन के लिए अनुमति देगा। अगर इसके अनुकूल नहीं है, इसके लायक नहीं है, तो उसे अयोग्य परागकण को अस्वीकार कर देता है। अस्वीकार करने पर उसमें अंकुरन की संभावना नहीं होती है। लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थिति में यह अंकुरन होता है इसका परागकण का, तो उसकी नलिका धीरे धीरे वर्तिकाग्र को तोड़ते हुए वर्तिका के अंदर, बीजांड के अंदर जाकर के भ्रूणकोश में प्रवेश करती है। यह प्रक्रिया कहलाता है पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया।
अभी तक जो आपने देखा था कृत्रिम नहीं बल्कि उसको नेचुरल परागण क्रियाओं का आपने स्टडी किया, जो कि नेचुरल रूप से परागकण एक स्थान दूसरे पर स्थानांतरित होता है। लेकिन मानव का सोच, मानव का मस्तिष्क बहुत ही विकसित है। वह चाहता है क्यों ना मैं अपने इच्छानुसार परागकणों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर कराऊं। उसी को एक टॉपिक के रूप में मैंने दर्शाया है कृत्रिम पराग। कृत्रिम वर्ड जैसे ही आता है मानव इच्छा का उसमें वर्णन होता है, यानी कि मानव का कार्यकलाप उसमें सम्मिलित होता है। यहाँ पे इसका डिफिनेशन सिंपल सा आप दे सकते हैं कि परागकण एक पुष्प के परागकणों को मानव अपनी इच्छानुसार दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाता है। इस क्रिया को आप कृत्रिम परागण कहते हैं। इसी को आप दूसरा नाम दिया गया हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिड तैयार होगा तभी जाकर जब इच्छानुसार गुण वाले, लक्षण वाले किसी परागकणों को दूसरे पर जाकर संयोजित किया जाता है। इसलिए इसे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या अपडाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर हर कृत्रिम परागण क्रिया आसान नहीं होता, इसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं। इसके लिए दो प्रोसेस मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक प्रोसेस है विपुंसन, जिसको कहते हैं इमैस्कुलेशन। दूसरा प्रोसेस है बोड़ावस्थावरण, शुद्ध हिंदी में, लेकिन इसी को इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं बैगिंग या कैपिंग। दोनों प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है आपके आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के लिए। सबसे पहले इस क्रिया के लिए एक बाइसेक्सुअल यानी द्विलिंगी पुष्प का चयन किया जाता है। उस पुष्प में कलिका अवस्था में, देखिए खिलने से पहले यानी कलिका अवस्था में उसके पुरुष वाले भाग नर जनांग अर्थात पुंकेसर को काट कर निकाल दिया जाता है। काट कर निकालने का मेन कारण होता है क्योंकि जिस स्त्रीकेसर पर हम डालना चाहते हैं कोई दूसरा परागकण, तो जब वहां पर जो उपस्थित है उसको हम निकालेंगे तभी दूसरा कहीं से डाल सकते हैं। उस निकालने की प्रोसेस का एक नाम दिया गया विपुंसन। वी हटाना पुरुष वाला भाग, यानी कि कलिका अवस्था में पुष्प के पुंकेसर को काट के अलग करने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। लेकिन जैसे विपुंसन हो जाता है, विपुंसित पुष्प उसको कहेंगे। विपुंसित पुष्प पर दूसरा कोई परागकण अपने से ना आ जाए, उसके लिए उसको हम किसी प्लास्टिक के बैग से उसको कवर करते हैं, उसी को कहते हैं बोड़ावस्थावरण, बैगिंग। जब ये प्रोसेस कर देते हैं तब इच्छानुसार हम परागकणों को लाते हैं और जिस पर बोड़ावस्थावरण किया गया उसका कैपिंग को हटा करके अपने सावधानी पूर्वक वहां पे परागकण गिरा करके पुनः फिर बोड़ावस्थावरण कर दिया जाता है, जिससे कि कोई दूसरा परागकण वहां पर आकर अंकुरित ना हो। इस तरह से पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? कृत्रिम परागण। इस परागण के फलस्वरूप खासकर जो नई संतति की उत्पत्ति होगी उसमें जनकों के उत्तम गुणों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण होता है। इससे उत्पन्न जो भी संतान होगी वह अपने जनक से उत्तम गुणों में सर्वश्रेष्ठ होगा। यह था कृत्रिम परागण। आगे टॉपिक में बता रहा हूं। जब परागण क्रिया आपने देखा तो परागण क्रिया में परागकण पहुंच चुका है। अब परागकण कहां पहुंचा? स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर के पराग नलिका नीचे की ओर आ रहा है। आपने पीछे क्लास में पढ़ा था पराग नलिका में दो नलिकामक बन जाते हैं। यहाँ मैंने टॉपिक दिया निषेचन, अर्थात भ्रूण कोश के अंदर मादा युग्मक बना हुआ है, नर युग्मक वहां प्रवेश कर रहा बीजांडद्वारी छोर की ओर से। बीजांडद्वारी छोर की ओर से जैसे ही प्रवेश करता है एक नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर अंड कोशिका यानी मादा युग्मक से जाकर के मिल जाता है, संयोजन करता है। इसी क्रिया को कहते हैं निषेचन। डिफिनेशन हम दे सकते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है। इस क्रिया को निषेचन कहा जाता है। आर्बिट्रेजी पौधे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम था स्ट्रासबर्गर, STRASBURGER, स्ट्रासबर्गर ने 1884 में स्टडी किया था, इसके बारे में जानकारी दी थी निषेचन के बारे में। लेकिन यहाँ दो नर युग्मक आते हैं, एक नर युग्मक तो यहाँ पे सम्मिलित हो रहा, एक नर युग्मक कहा था, उसके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। आइए, मैंने क्वेश्चन किया था कि अगर दो नर युग्मक है तो एक नर युग्मक तो आया लेकिन दूसरा नर युग्मक कहाँ गया, उसी के लिए एक टॉपिक मैंने दिया द्विनिषेचन। इसका स्टडी किया था नवासीन वैज्ञानिक थे, उन्होंने स्टडी किया था। कहा जाता द्वि मतलब दो, निषेचन यानी दो बार संयुग्मन। दो नर युग्मक आते हैं प्राग नलिका से भ्रूणकोश के अंदर। मैंने बोर्ड पे स्ट्रक्चर के साथ बताया, स्ट्रक्चर में ड्रॉ किया। दोनों नर युग्मक में से नीला कलर का मैं दिखा रहा हूँ, एक नर युग्मक यहाँ, एक नर युग्मक यहाँ। एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिल रहा है, जो यहाँ मैंने स्ट्रक्चर को डिलीट किया है, और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्र के साथ मिल रहा है। चूंकि इस क्रिया में दो नर युग्मक एक साथ संयुग्मन करता, इसलिए इसे द्विनिषेचन कहा जाता है। अब मैं इसको डिटेल्स बताता हूँ। दो प्रोसेस इसमें सम्मिलित है। एक प्रोसेस मैंने दिखाया है जिसमें कि मादा युग्मक के साथ नर युग्मक आपस में मिल रहे हैं और दोनों मिलने पर युग्मनज बन रहा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं नर युग्मक भी ऑर्गेनिक हैप्लॉइड और मादा युग्मक भी ऑर्गेनिक।
जब दोनों मिल जाता है द्विगुणी संरचना युग्मनज यानी डिप्लॉयड होता है। दूसरी चीज मैं बताऊंगा, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन यानी कि युग्मक संलयन इंग्लिश में सिनगेमी कहा जाता है। दूसरा चीज यहाँ पर दूसरा नर युग्मक जो मिल रहा है वह द्वितीय केंद्रक से सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि द्विगुणित होता है, लेकिन नर युग्मक मिल रहा है अगुणित 2n 3n, जिसको कि यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया भ्रूण पोष केंद्रक जो कि त्रिगुणित होता है। इसमें आप देख रहे हैं 2 केंद्रक और 1 केंद्रक यानी 3 केंद्रक आपस में मिल रहा है, इसलिए इसको त्रिसंलयन कहा जाता है, इंग्लिश में ट्रिपल फ्यूजन। ये प्रोसेस मैंने यहाँ पे समझाया। आइए मैं कुछ और बताता हूँ। आइए द्विनिषेचन क्रिया के बाद द्विनिषेचन का महत्व समझाओ, सिग्निफिकेंस। क्योंकि द्विनिषेचन में आपने देखा था एक क्रिया हो रहा था त्रिसंलयन या उसी को आप त्रिसमेकन कहते हैं, इसको इंग्लिश में ट्रिपल फ्यूजन आपने स्टडी किया। इसमें आपने देखा कि त्रिसमेकन के फलस्वरूप कुछ बन रहा था भ्रूणपोष, पोषण भ्रूण यानी भ्रूणपोष इतनी अच्छी संरचनाएं बनती है जो भ्रूण के विकास के समय पोषण प्रदान करती है। यह क्रिया यह संरचना इसी क्रिया के फलस्वरूप बनता है। दूसरा चीज भ्रूणपोष जो बना उससे पहले इसमें मातृ और पितृ यानी कि पैटर्नल और मैटरनल दोनों क्रोमोसोम गुणसूत्र का सम्मिश्रण होता है, जिस कारण जो नई संतति बनेंगे उसमें संकर और हाइब्रिड विघटन की संभावना बढ़ जाती है। इस क्रिया के फलस्वरूप जो भी संतति बनते हैं उसमें विकास और विभिन्नताएं की संभावना बढ़ जाती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक मैं दूसरे वीडियो में सम्मिलित